नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नव अकेडमी। न्यायपालिका वाले अध्याय को अब हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने देखा था कि न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे रह सकती है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, न्यायपालिका के कार्य क्या है, उसकी भूमिका क्या है। लेकिन अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत में अदालत जो है, जो कोर्ट है, उसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं मैं। भारतीय न्याय व्यवस्था या भारतीय न्यायपालिका या भारत के जो न्यायालय हैं, भारतीय न्यायालयों की संरचना त्रिस्तरीय है। 3 स्टेप्स है इसके, 3 लेयर है, त्रिस्तरीय। यह आपको सबसे पहले पता रखना है कि त्रिस्तरीय न्यायालय व्यवस्था है भारत की, जो न्यायपालिका है, न्यायिक व्यवस्था है। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले है बेटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1, 2 का 4। अब ये 1, 2 का 4 क्या है? कभी 1, 2 का 4 होगा, कभी 2, 1 का 4 होगा, देखते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता रखना है, सर्वोच्च न्यायालय दूसरे नंबर पर है उच्च न्यायालय, जिसको आप हाईकोर्ट कहते हैं। ये दूसरे नंबर पर है, द्वितीय स्थान पर त्रिस्तरीय संरचना में। और जो तीसरा स्थान आता है वो आता है जिला अदालतें, और उसके अधीनस्थ जहां पे तालुका लेवल पे, तहसील स्तर पर जो अदालतें होती है, जिला अदालतें तथा अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतें तथा अधीनस्थ न्यायालय। आपके जो चैप्टर है उसके पीछे इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र में आपको ऐसे 1, 2 और 3 इस तरह से बताया गया है। तो आपको सिंपल सा कोई नहीं है। यहां पर देखो, पहला नंबर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, यहां पर 3 लिखना है। और ये जो है पहला द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। ये जो आपका दूसरा है उच्च न्यायालय, और ये है तीसरा अधीनस्थ न्यायालय। इस तरह से इसको फिलअप करना है, इस तरह की जानकारी आपको रखनी है। यहां पर देखिए, चूंकि बोर्ड छोटा है, आपको पता है कि सर पहले बहुत बड़े बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, अभी एकदम से न्यायपालिका में छोटे बोर्ड पर आ गए। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। जीवन में कई बार आपके पास जो सुविधाएं हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना है, और आपके पास कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। नव अकेडमी यही सिखाता है, आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए। अभी मैं विद्यालय में नहीं हूं, मैं प्रवास पर हूं, छुट्टियों में हूं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर ये व्यवस्था की है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। देखो बेटा, यहां पर छोटा सा फैक्ट निकलता है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, आपको सीधे सीधे बताना है। त्रिस्तरीय है, 3 लेयर है इसकी। सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालतें, अधीनस्थ न्यायालय। अब ये कैसे है, एक एक करके हम बारी बारी से इसको समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में, लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की, इसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा है कि 1773 में अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने भारतीय शासन को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नियामक करने के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट कहा था। उसी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, लेकिन जगह थी कलकत्ता। आगे क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। इसका जो नाम है वो परिवर्तित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंदर, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले यह फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। इससे पूर्व यह क्या था? फेडरल कोर्ट था, जिसको आप संघीय न्यायालय भी कह सकते हैं।
इसके पहले यह फेडरल कोर्ट था और जिसका जो कार्यकाल है 1937 से 48 हम कह सकते हैं। 37 में एस्टेब्लिशमेंट था, इसका स्थापना थी, और 48 तक जो है इसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और जगह थी कलकत्ता। फिर 26 जनवरी 1950 दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके पहले यह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 48 ये कार्यकाल है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी लिख देना है आपको। ये इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्य हो गए, इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी। पहले यह से मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। पहले यह संसद भवन के भीतर, संसद भवन के भीतर चैंबर ऑफ प्रिंसेस में चलता था। चैंबर ऑफ प्रिंसेस में चलता था, इसको आपको लिखना है, ये फैक्ट्स है। चैंबर था एक, चैंबर ऑफ प्रिंसेस में चलता था। 1958 में 1958 में इसे वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया। 1958 में इसे अर्थात सुप्रीम कोर्ट को जो वर्तमान भवन है, अभी जो प्रेजेंट बिल्डिंग है, वर्तमान भवन में स्थानांतरित मतलब यहां पर लाया गया, स्थानांतरित किया गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। संसद भवन के अंदर एक चैंबर था, चैंबर ऑफ प्रिंसेस, एक जगह थी, वहां पर पहले इसका संचालन होता था। लेकिन 1958 में इसको आज का जो वर्तमान भवन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सर्वोच्च न्यायालय का, वहां पर इसको स्थानांतरित किया गया। अब हम इसके गठन की बात करते हैं। इसका गठन कैसे होता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान के अंदर इसका जिक्र किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इसकी व्यवस्था करता है। इसको आप ध्यान में रखें, इसलिए मैंने कहा था 1 2 का 4। याद आया मैंने क्यों कहा था 1 2 का 4? अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय याद रखना है तो आपको मेरे साथ एक गाना गाना पड़ेगा, 1 2 का 4। पहले बहुत चलता था ये गाना, अभी तो नहीं चलता है। अपना उद्देश्य है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो याद हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। ये भारत के न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है, सबसे टॉप पर। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन त्रिस्तरीय के साथ में ही एकीकृत व्यवस्था भी है। एकीकृत व्यवस्था कैसे है मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको लिखिए। अनुच्छेद 124 के बाद में हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं। तो न्यायाधीश जो है टोटल 34 होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश। याद रखना संख्या को, पहले ये संख्या 26 थी, फिर 30 हुई, अब 33 प्लस 1 34 हो गई। समय समय पर इसको संसद ने संशोधन करके बढ़ाया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको आप बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो है शरद अरविंद बोबड़े। मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े। याद रखना ये नाम। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जिसको आप बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबड़े है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 124, कुल न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34, 1 और 33 ये है अन्य न्यायाधीश। याद रखना 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत में सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। फैसले भारत के सभी कोर्ट्स अर्थात न्यायालयों पर लागू होंगे, सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, दोहरी नहीं है। हालांकि स्तर 3 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया
वो फाइनल है। फिर उसके फैसले सभी जगह दृष्टांत उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके इस सिलेबस में आपका जो ये चैप्टर है इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना ही दिया हुआ है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से काफी है। आर्टिकल 124, कुल जो न्यायाधीश है वो 34, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे, ये एकीकृत न्याय व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। यहां पर पहला स्तर पूरा होता है। अब हम दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं इसके बाद में, जिसको नाम दिया गया है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तर की ओर। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की या उच्च न्यायालय की। अगर संविधान की बात करूं मैं, तो संविधान के अंदर उच्च न्यायालय का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 214 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 2(1) का 4, वो था 1(2) का 4 सुप्रीम कोर्ट, ये था 2(1) का 4। ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय या राज्य की सबसे बड़ी अदालत, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा न्यायालय। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय। सामान्यतः एक राज्य में एक हाई कोर्ट, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान, तो राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर। इस तरह से जितने राज्य हैं उतने उच्च न्यायालय होने चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवस्था यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मान लीजिए लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के लिए और केरल के लिए, दोनों के लिए एक हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इधर है आपके केरल के अंदर। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ये आपको फैक्ट याद रखना है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बिल्कुल पता रखना है आपको, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे संभव होगा, कौन बनाएगा इसको? तो देखिए इसका काम है, ये संसद का काम है। कानून संसद बनाती है, कोई भी नई चीज बनानी वो संसद करती है। संसद प्रस्ताव लेकर के ये काम करेगी कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्य, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में पहले 7 राज्यों के लिए एक ही था, लेकिन अब उसके भी अलग अलग हो गए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर देखिए आपको, इसमें आपने इस जो बोर्ड वर्क है उसमें आपने क्या देखा, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, राज्य की सबसे बड़ी अदालत। प्रश्न आता है सीधा सीधा, राज्य की सबसे बड़ी अदालत या राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो वो है उच्च न्यायालय। फिर एक फैक्ट है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, है ना, कौन कौन से? देखिए केरल और लक्षद्वीप, इन दोनों का एर्नाकुलम जो है वहां पर इनका उच्च न्यायालय है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अंडमान निकोबार का, और अंडमान निकोबार के साथ में पश्चिम बंगाल का कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, जब आप कहीं और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए आपके जो सिलेबस है, सिलेबस जितना डिमांड करता है हम उतना चलते हैं, उसके आगे कुछ चीजें बता सकते हैं, लेकिन फिर ज्यादा विस्तार से बताना भी हमारे साथ वो चीज हो जाती है कि आपको 5 चीजें पढ़ने के लिए कहा था, आपने 50 पढ़ दी, उस चक्कर में फिर दूसरी चीजें छूट जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने सर्वोच्च न्यायालय की थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी थी, अब यहां पर भी हम ये चीज करते हैं। यहां पे थोड़ा बोर्ड वर्क मैंने तैयार किया है। प्रेसिडेंसियां, आपको पता है अंग्रेजी शासन में 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपको याद, कोई डिफिकल्ट फैक्ट नहीं है, आप सबको पता है। अंग्रेजों ने उन प्रेसिडेंसियों में हाईकोर्ट स्थापित किए थे और वहां से इसकी शुरुआत हुई। ये किसी भी राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है, मैंने आपको बताया था। अब प्रेसिडेंसियों में मद्रास, कलकत्ता और मुंबई के अंदर सबसे पहले हाईकोर्ट स्थापित हुए थे। प्रश्न बनता है कि 1862 में कहां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, या फिर इनमें से कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में नहीं हुई थी? आपको तीनों शब्द याद रखने, तीनों जगह याद रखनी है। दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात करें हम, तो 1966, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है इसलिए मैंने आपको इसको यहां पर प्रेजेंट किया है। जैसे हमने देखा था कि 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, तो यहां पर पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट हैं, असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर,
उन चारों के लिए जो हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए 4 स्टेट के लिए, पहले तो 7 के लिए था लेकिन अब अलग कर दिए हैं, थोड़ा 2 और बना दिए। तो ये देखिए प्रेसिडेंसियां दिल्ली हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में है, और 4 जो नॉर्थ ईस्ट के। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर पेपर बनाऊं कभी इस प्रश्न को जरूर दूंगा मैं, क्योंकि इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन भी मिल गए, ठीक है ना। आप इसको लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। अगर हम देख ले या जोड़े बना के भी पूछ सकते हैं आप। कुल मिलाकर के आपको 4 नाम याद रखने। इसके बाद में अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप छोड़ छोड़ के बता रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट चले गए, कभी चंडीगढ़ चले गए। लेकिन बेटा ऐसा है कि इस चैप्टर के बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन मैं आपको एक वीडियो दूंगा मैप उस मैप के अंदर जितने हाई कोर्ट है उनका हेडक्वार्टर, जैसे मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट तो जोधपुर, कब स्थापना हुई? 1949 में। इस तरह से पूरा मैप के अंदर मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी सारी की सारी ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। चलिए, ये तो मैंने बोर्ड वर्क तैयार किया था इसलिए मैंने आपको समझा दिया, इसको आप लिखिए। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं उच्च न्यायालय वाले चैप्टर में। कुछ फैक्ट्स बाकी रहे हैं उच्च न्यायालय के टॉपिक में, उसके बाद में फिर अपीलीय व्यवस्था आएगी। लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं।